नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जैसा कि आपको पता है, हमने ग्रुप डी की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसके हमने 3 PYQ सॉल्व कर लिए हैं। ये चौथा है जिसको हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, अप्पम, पट्टू और इडियप्पम खाद्य पदार्थों का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पंजाब, गुजरात, ओडिशा और केरल। इनमें से बताना है कि ये किस राज्य का खाद्य पदार्थ है। तो हमें पता है पंजाब का क्या मशहूर है, अमृतसरी नान कुलचा, ठीक है। और गुजरात का क्या है, ढोकला, थेपला और फाफड़ा जलेबी, ठीक है। और ओडिशा का है ऐसे ही केरल का है। तो ये अप्पम, पुट्टू और इडियप्पम कहाँ का है? केरल का। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। ऐसे ही हमें हरियाणा का भी पता होना चाहिए। हरियाणा का क्या है? चूरमा, दूध, दही, लस्सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो ये सभी को पता है, 1947 में। और इसमें दे रखा है 1930। 1930 में क्या हुआ था? शून्य अवज्ञा आंदोलन। 1950 और 51 में भारत में पहले आम चुनाव हुए थे, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? देखो, 2011 के अनुसार जो साक्षरता दर थी वो 74% थी, पर अब 2025 चल रहा है, तो हमें 23-24 के आंकड़े पता होने चाहिए। तो अब है 80.9%। और जब 2011 में ये जनगणना हुई थी, उस टाइम सबसे हाईएस्ट जो राज्य था वो था केरल। और केरल की जो साक्षरता दर थी वो सबसे ऊपर थी 93.9%। और सबसे लास्ट में था बिहार राज्य, जो था 63%, ठीक। तो पर अब जो चल रहा है 2025, इसके अकॉर्डिंग इसके आंकड़े याद रखने हैं। अब जो हमारा हाईएस्ट पे है वो है मिजोरम, और कितने नंबर पे है? 98.2% उसकी साक्षरता है। और सबसे लास्ट में है आंध्र प्रदेश, और बिहार जो है वो सेकंड लास्ट बन गया है। अब उसकी हो गई है 74%। पहले क्या थी? 63%, पर उसकी अब साक्षरता दर कितनी है? 74%। और आंध्र प्रदेश की है 72.6%। इसलिए अब याद रखना है, सबसे हाईएस्ट पे अब मिजोरम है, जिसकी साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, और आंध्र प्रदेश की सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? तो हमें सभी को पता है पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, 6371 मीटर। अब जो पृथ्वी है हमारी, वो इलिप्टिकल शेप में है, ना कि पूरी गोल है, इसलिए उसकी ध्रुवों से अलग है और पूर्व से पश्चिम की ओर अलग है, ठीक है, उसका जो व्यास है। तो इसमें थोड़ा डिफरेंस है, पर अगर हम एक्चुअल जो इसकी त्रिज्या मानी हुई है तो वो है 6371 किलोमीटर। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर याद रखना है, सिंपल, जेम्स मिल। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किसने कार्य किया? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किसने कार्य किया? तो जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उस टाइम तो थे लॉर्ड माउंटबेटन, पर ये स्वतंत्र भारत की बात कर रखी है, तो इसके आंसर है सी, राजगोपालाचारी। इसमें 4 ऑप्शन और दे रखे हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? सी, राजगोपालाचारी। इसका आंसर क्या होगा? ए। ऐसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ये क्या थे उस टाइम? गृह मंत्री, पहले गृह मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। मौलाना आजाद थे शिक्षा मंत्री, और प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीई से तात्पर्य है? देखो, सीई का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इजिप्ट, कॉस्ट एस्टिमेट, कैजुअल ईयर, कॉमन एरा। तो इसका मतलब है कॉमन एरा। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट है, वर्ष 2014 में प्रारंभ हुए अभियान इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? देखो, 2014 में एक अभियान इंद्रधनुष लॉन्च किया था भारत सरकार ने। तो इसका उद्देश्य क्या था? किशोरों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति, नियमित टीकाकरण, ग्रामीण जनसंख्या को किफ़ायती दर या गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। तो इनमें से कोई नहीं था, इनमें से आंसर आएगा इसका बी। नियमित टीकाकरण के समय पर अधूरे टीकाकरण अथवा टीकाकरण रहित छूट गए बच्चों को सम्मिलित करना था इस जो ये अभियान था, अभियान इंद्रधनुष, ठीक है। इसमें जो मेन उद्देश्य इसका बच्चों के ऊपर और गर्भवती महिलाओं के ऊपर था कि उनका सही से टीकाकरण हो सके। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस हम 5 जून को मनाते हैं। और
अब इस साल 2025 की विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम है वो है प्लास्टिक प्रदूषण का अंत। ये भी आपने याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। 5 जून करंट अफेयर का क्वेश्चन ये बन सकता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को कहते हैं। देखो पृथ्वी के जो चारों ओर है हमारे, उसको हम बोलते हैं वायुमंडल। पर हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। देखो ओजोन परत क्या है? ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। हमें पता है हमारे पृथ्वी के चारों तरफ 5 परतों में बटा हुआ है, ठीक है, वायुमंडल। और इसकी जो 5 परतें हैं उनमें एक सप्ताप मंडल है। सप्ताप मंडल में ओजोन गैस या ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। इसका काम क्या है? ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, डायरेक्ट आने से। क्योंकि जो ये ओजोन की जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं वो हमारे शरीर को त्वचा संबंधी या सनबर्न जैसी बीमार मतलब इनसे बचाव करती है ये ओजोन परत, इसलिए इसका होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है पर्यावरण। पर्यावरण हमारे चारों, देखो पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को कहते हैं वायुमंडल। पर जहाँ हम पृथ्वी पर रह रहे हैं वहाँ हमारे चारों ओर के वातावरण को हम, जिसमें सभी जीव, निर्जीव और सजीव चीज़ें पाई जाती हैं, उसको हम पर्यावरण बोलते हैं। और जलवायु का मतलब है किसी क्षेत्र की लंबी अवधि की या कम से कम 20-30 साल की जो मौसम संबंधी वहाँ की घटनाएं हैं उसकी स्थिति, ठीक है। मौसम की स्थिति 15-20 साल की या 30 साल की कम से कम मौसम संबंधी जितनी भी जो भी घटनाएं हैं, जो भी वहाँ की स्थिति है, उसको हम अगर काउंट करें तो वो वहाँ की जलवायु कहलाएगी। जैसे भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है भारत की जलवायु। पर अगर हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ की है उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। तो ये आपने याद रखनी है, हरियाणा की भी और भारत की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ कार्यक्रम का विस्तृत रूप क्या है? तो इसकी हमें फुल फॉर्म बतानी है। तो इसका क्या था? मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, माँ का संपूर्ण प्यार। इसके अंदर भी क्या किया गया था? इसमें स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए कहा गया था। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या था? स्तनपान को बढ़ावा देना। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? माँ का संपूर्ण प्यार, या फिर इंग्लिश में मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है लुगदा निम्नलिखित में किसका एक रूप है जिसे छत्तीसगढ़ में पहना जाता है? तो छत्तीसगढ़ में पहना जाता है लुगदा को हम साड़ी बोलते हैं। नेक्स्ट है जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किया गया है जिसके अंतर्गत बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है? ये सभी को पता है, स्कूलों में क्या मिड डे मील की योजना चली हुई है जो 1995 में चली थी, अब पूरे भारत में चली हुई है। 15 अगस्त 1995 में शुरू की गई थी। तो इसका आंसर है मध्याह्न भोजन, ठीक है, मिड डे मील। मिड डे मतलब दोपहर, बीच में मध्याह्न भोजन। नेक्स्ट है बिहू पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहू पर्व कहाँ मनाया जाता है? असम में। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, असम। ऐसे ही कर्नाटक का अलग, जैसे हमने पीछे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था हर राज्य की अलग अलग डिश है खाने की, ऐसे ही हर राज्य का अलग अलग त्योहार है। जैसे असम का क्या है? बिहू। ऐसे कर्नाटक का क्या है? गणेश चतुर्थी और उगादि। और उत्तर भारत का क्या है? ब्रज होली और कुंभ मेला प्रसिद्ध है। पंजाब का क्या है? बैसाखी और लोहड़ी। नेक्स्ट है यदि किसी व्यक्ति का वक्त काम करना बंद कर दे तो उसके रक्त को कृत्रिम रक्त द्वारा फिल्टर किया जाता है, अन्यथा वह जीवित नहीं रह सकता। यह प्रक्रिया कहलाती है। देखो अगर किसी व्यक्ति के गुर्दे खराब हो जाए और वो काम करना बंद कर दे तब हम डायलिसिस के द्वारा उसका जो कृत्रिम वृक्क के द्वारा जो उसका खून है, रक्त है, उसको हम फिल्टर करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? डायलिसिस, ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा स्थलीय प्राकृतिक वास नहीं है? स्थलीय प्राकृतिक वास पूछा इसने, तो तालाब, वर्षावन, मरुस्थल और घास के मैदान। ये भी स्थल पे है मरुस्थल, घास के मैदान भी स्थल पे पाए जाएंगे, वर्षावन में। तालाब एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसने नहीं पूछा तो तालाब इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? तो द्रव्यमान की एसआई इकाई मास की क्या होती है? किलोग्राम, क्योंकि मास को किसमें मापते हैं? किलोग्राम में। नेक्स्ट है एक लड़का समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, दर्पण और प्रतिबिंब के बीच कितनी दूरी है? तो इसके लिए हमें सबसे पहले दर्पण के बारे में पता होना चाहिए कि मिरर क्या है, फिर उसके बाद ही हम जांच पाएंगे कि समतल दर्पण है कैसा है उसके अकॉर्डिंग। तो इसका देखिए आंसर,
देखिए क्या है, मिरर के बारे में हमें पता होना चाहिए। जो मतलब वह चमकदार सतह जो प्रकाश को परावर्तित करती है या अपवर्तित करती है उसको हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। मतलब कोई प्रकाश की किरण किसी चीज़ से टकरा के वापस मुड़ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, दर्पण। ये 3 टाइप के हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये आप सबने पढ़ रखे हैं छोटी क्लासेस में, फिर भी आपको पता होना चाहिए। समतल दर्पण वो है जिसमें बनने वाले प्रतिबिंब बराबर आकार के और आभासी होते हैं। मतलब सेम टू सेम बनेगी, जैसा हमें दर्पण में दिखेगा सेम वैसा ही उसका प्रतिबिंब होगा समतल दर्पण में। प्लेन मिरर बोलते हैं इसको। जैसे घर का आईना, घर के आईने में अगर हम अपनी शक्ल देखें तो सेम टू सेम हमें दिखेगा, तो ये क्या है, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। ऐसे ही अवतल दर्पण होता है, कनकेव मिरर इंग्लिश में बोलते हैं। इसकी सतह अंदर की तरफ मुड़ी होती है, अंदर की तरह धंसा हुआ होगा जो, वो अवतल दर्पण होता है। इनको पहचानने का ये तरीका बता रखा है कि भाई अवतल दर्पण कौन सा है और उत्तल दर्पण कौन सा है। अवतल दर्पण में जो सतह है वह अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है और जो इसकी इमेज बनती है वो रियल बनती है और वर्चुअल इमेज होती है, जैसे शेविंग मिरर। उसके बाद है उत्तल दर्पण। इसमें क्या है, इसकी सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है। इसमें इमेज जो बनती है हमारी वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, मतलब छोटी। इसमें बड़ी इमेज बनती है, जैसे शेविंग मिरर हो गया, उसमें बड़ी इमेज बनती है। और इसमें वर्चुअल इमेज और इरेक्ट मतलब छोटा इमेज बनती है। जैसे वाहनों के जो शीशे होते हैं उसमें बैक में हम देखने के लिए लगाते हैं ना जो शीशा, वो उत्तल दर्पण होता है, कन्वेक्स मिरर उसको बोलते हैं। तो हमें ये याद रखना है। कितने टाइप थे, 3 टाइप, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, समतल दर्पण के बारे में। तो इसमें कैसा बनेगा आकार, छोटा और आभासी और सेम बराबर। तो इसमें पूछ रखा है क्वेश्चन, देखिए क्या था क्वेश्चन। एक लड़का समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब वो समतल दर्पण है मतलब प्लेन मिरर से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। अब उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, इसमें क्या बनता है, प्लेन में बराबर बनता है ना, तो 50 सेंटीमीटर है तो वो उसमें कितनी दूरी दिखेगी, तो 50 सेंटीमीटर की ही दूरी दिखेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है डैश, एक प्रक्रिया में ऊष्मा के अंतरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका बताना है हमें आंसर, चालन, वाष्पोत्सर्जन, संवहन, विकर्ण। तो विकर्ण की प्रक्रिया में ऊष्मा के अंतरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसका सिंपल से एक उदाहरण है। अगर किसी चीज़ को हम धूप में रख दें तो ऊपर से उसके ऊपर क्या पड़ रही है, विकर्ण पड़ रही है, ठीक है। तो वो ऊष्मा के अंतरण हेतु, मतलब अब उस वस्तु के ऊपर सूर्य की किरण पड़ रही है तो वो अपने आप गर्म हो जाएगी धूप में रखी, तो उसमें किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, विकर्ण। नेक्स्ट इसमें हम इसके बारे में भी देख लेते हैं, चालन और संवहन के बारे में। देखो चालन क्या होता है, चालन का मतलब है जब ऊष्मा किसी पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग के कणों के आपसी टकराव से होती है, ठीक है, मतलब प्रवाहित होती है ऊष्मा। जैसे कोई गर्म कप है, ठीक है, उसमें हमने चाय रखी है, उसमें और एक चम्मच रख दिया, तो जो गर्म कप का चाय का कप है गर्म, उसमें चम्मच रखा है, तो चम्मच अगर चाय के अंदर रखा है तो वो गर्म होगा, और उसके साथ साथ वो उसका जो डंडी होगी ऊपर वाली वो भी गर्म हो जाएगी, क्योंकि उसमें क्या हो रखा है, एक भाग से नीचे वाले भाग से ऊपर की तरफ उसके जो कण है ऊष्मा के वो आपस में टकराएंगे और वो ऊपर वाला भी गर्म हो जाएगा। तो ये चालन की प्रक्रिया कहलाती है। ऐसी ही संवहन है। संवहन क्या है, जब ऊष्मा किसी तरल या गैस के कणों में वास्तविक स्थान परिवर्तन से प्रवाहित होती है, जैसे हम गर्म पानी करते हैं, ठीक है, इसमें संवहन से होती है। संवहन मतलब कन्वेंशन। तो इसमें अगर पानी गर्म करते हैं हम तो नीचे से ऊपर की तरफ वो गर्म होता है, तो इसमें कैसे, तरल या गैस के कणों के माध्यम से होती है ऊष्मा की जो ऊष्मा का प्रवाहन होता है वो तरल और गैस माध्यम में होता है, ठीक है। उसके बाद है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन का मतलब है जैसे पौधे की पत्तियां, तन है, ठीक है, वो हरे भाग उसके जल के वाष्प के रूप में उसमें से निकलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट है डैश, डैश, जल से होने वाली बीमारियां। तो बताना है टाइफाइड, मेनिंजाइटिस, बेरीबेरी और पेचिस, स्कर्वी और हैजा, पोलियो और रिकेटिस। तो इनमें से कोई सा नहीं है, तो इसमें से कौन सा है, जल से होने वाली बीमारियां, टाइफाइड और मेनिंजाइटिस। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। इसमें देखो क्या दे रखा है, बताना है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, देख लो। पत्तर दल किससे रिलेटेड है, पत्ती से, पंखुड़ी पुष्प से, स्त्री से, अंडाशय और विसर्पिलता कमजोर तना। ये ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है डैश
की कमी के कारण बेरी रोग होता है। देखो सभी ने पढ़ रखा है शुरू से, बेरी रोग किसकी वजह से होता है? विटामिन बी की वजह से। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। और विटामिन ए की वजह से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, जिसमें रात में कम दिखाई देना पड़ता है हमें। और विटामिन सी की वजह से स्कर्वी रोग, जिसमें मसूड़ों से खून निकलता है। विटामिन डी की वजह से ये बच्चों में होता है, जिसमें बच्चों की हड्डियाँ जो होती हैं कमज़ोर हो जाती हैं, फिर मुड़ जाती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मछली की विशेषता नहीं है? तो इसमें बताना है मीन पक्ष फिन की उपस्थिति होती है। होता है मछलियों में गिल, जिनसे वो सांस लेती है, ये भी होता है। लंबी रीढ़ की हड्डी, शरीर के मध्य भाग की तुलना में सिर और पूंछ का आकार छोटा है, ये भी सही है। तो इसमें लंबी रीढ़ की हड्डी, क्योंकि मछली जो है उसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ठीक है। तो बेलनाकार शरीर ये भी नहीं है, बेलनाकार नहीं होता ना, ओवल शेप का होता है उसका शरीर जो होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें विशेषता पूछे नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। हेपेटाइटिस ए बीमारी का कारण है। तो हेपेटाइटिस ए बीमारी होती है विषाणु के कारण। उसके बाद है, भूकृमि अपने डैश से श्वास लेते हैं। तो भूकृमि त्वचा से सांस लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने पिछले पेपर में भी पढ़ा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में यीस्ट का प्रयोग होता है? तो अल्कोहल एक ऐसा है इसमें, इन 4 ऑप्शन में, जिसमें यीस्ट का प्रयोग होता है। इसका हमने पीछे भी पढ़ा था, वो पेपर में आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने डैश नामक मिशन आरंभ किया, जिसके अंतर्गत उचित वाहित मल निपटान शुरू हुआ। ये आपको सभी को पता है। 2016 में जब सरकार ने पूरे भारत में ये अभियान चलाया था, तो इसका क्या था? स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत में क्या था? सभी को अपने घर में शौचालय बनवाने थे, मतलब बाहर कहीं नहीं जाना था मल निपटान के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? स्वच्छ भारत। नेक्स्ट है, सम्मिलित कीजिए। विद्युत सेल, ऑन स्थिति स्विच, विद्युत बल्ब और बैटरी, इनके ये दे रखे हैं सूची 2 में। तो इनसे हमें कनेक्ट करना है किसका कहाँ है, ठीक है। तो देखिए, बैटरी, ये बैटरी है ऑन ऑफ के लिए। ऑन स्थिति की सूची ये है, ठीक है। विद्युत बल्ब ये है और बैटरी ये है। ये मैं पढ़ लिया। विद्युत सेल कहाँ है? ये है। उसके बाद है, इसमें आंसर देख लेना। उसके बाद है, धातुओं का वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिससे धातु को पीटकर पतले पत्थर बनाए जाते हैं? देखो, धातुओं को पीटकर, तो चालकता, तन्यता, प्रतिक्रिया क्षमता या कूटनीयता। तो इसमें क्या बोल रखा है? पीट कर, तो पीट कर कूटनीयता आएगा इसका आंसर, क्योंकि तन्यता क्या होता है? किसी चीज़ को खींच कर, ठीक है। और कूटनीयता में क्या होता है? जैसे सोना और चांदी की जो वस्तुएं बनती हैं उसको पीट कर पतले पत्थर बनाए जाते हैं। ऐसे ही ये जो चालकता है, चालकता का मतलब है बहने की क्षमता, या हवा और पानी, ठीक है। हवा और पानी में ज़्यादा है, जैसे हाई फ्लूइडिटी। मिट्टी और लकड़ी है, जैसे इसमें कम चालकता है ये। ऐसे ही प्रतिक्रिया क्षमता है, प्रतिक्रिया में रिएक्टिविटी बोलते हैं प्रतिक्रिया को। इसके अंदर क्या होता है? जैसे बर्फ़ का पिघलना हो गया, फिजिकल रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन कोई भी होगा, वो क्या होगा? रिएक्टिविटी, प्रतिक्रिया क्षमता होगा। तन्यता मैंने बता ही दिया है आपको। तन्यता खींचने को, अपनी मतलब इलास्टिसिटी बोलते हैं तन्यता को इंग्लिश में, जिसमें खींच कर कोई चीज़ को बनाया जाता है। जैसे किसी चीज़ को खींच दिया जाए और खींचने के बाद अगर उसको छोड़ दें तो वापस वह अपनी उसी पोजीशन पे आएगी, जैसे स्प्रिंग हो गया, ठीक है। अगर उसको हम खींच लें तो खींच के अगर छोड़ दें, फिर वो दोबारा अपनी उसी पोजीशन पे आ जाएगा जिसमें वह पहले था खींचने से पहले। तो उसको क्या बोलते हैं? तन्यता। इसका आंसर 30 का आंसर क्या आएगा? डी, कूटनीयता। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 5 बच्चे A B C D तथा E उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि उसी क्रम में हो। C कंडीशन दे रखी है हमें, C E के दाईं ओर और A के बाईं ओर है। A और D के बीच में एक बच्चा है, पंक्ति के मध्य में बताना है कौन खड़ा है, ठीक है। तो हमें कंडीशन दी है, देखो ये 5 बच्चे खड़े हैं। अब हमें ये रखने हैं कि कौन कहाँ कहाँ है, क्योंकि इनका क्रम A B C D E की तरह नहीं है। हमारा दायां साइड राइट हैंड और बायां साइड लेफ्ट हैंड होता है। हमें पहली कंडीशन दे रखी है, जो C है E के दाईं ओर। दायां कौन सा है? हमारा इस साइड, तो C क्या है? E के दाईं ओर, और A के बाईं ओर है, तो A के बाईं ओर किधर? इधर होगा। तो पहली तो ये बड़ी कंडीशन। दूसरी, A और D के बीच में एक बच्चा है, तो A और D के बीच में एक बच्चा है, तो इधर रखूँ तो इधर तो आ नहीं सकता D, तो किधर आएगा? इधर आएगा।
तो ये बन गई पूरी 5 की कंडीशन। तो इसको रख लेंगे ऊपर, ई सी ए और डी, कौन बचा बी। तो ये हमारा आ गया, ये हमारी क्या बन गई पंक्ति बन गई। तो इसमें पूछ क्या रखा है, पंक्ति के मध्य में कौन है, तो मध्य में कौन बन रहा है ए, 2 इधर है 2 इधर, तो बीच में कौन है ए, तो इसका आंसर क्या होगा ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे अंग्रेजी अक्षरों के समूह को व्यवस्थित क्रम में दर्शाया गया है, संख्याओं के उस संयोजन का चयन करें जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक अर्थपूर्ण शब्द बने। तो वह क्या दे रखा है, सी पी के टी ओ ई। देखने से पता चल रहा है, इसको हम अगर व्यवस्थित करें सही ढंग से, पहले हम इनके अकॉर्डिंग बना के देखेंगे, पर देखने से हमें पता चल रहा है ये बन सकता है पी ओ सी के ई टी, पॉकेट। ठीक है, तो इसका हम चेक करेंगे कि इनमें से 4 में से क्या होगा, ये आपने देखना है, इसका आंसर क्या होगा कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि क्यू आर के पुत्र का भाई है तो क्यू आर से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें बताना है कि ये कैसे है। देखो कंडीशन में क्या दे रखा है हमें, यदि क्यू आर के पुत्र का भाई है, जो क्यू है वो आर, ये आर कोई दे दिया, आर का हमें ये नहीं पता आर लड़का है क्या लड़की है, अभी आर का पुत्र कोई यहाँ होगा। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा है, जो लड़के हैं, लड़के की बात हो रखी है तो हम स्क्वायर का यूज़ करेंगे, अगर लड़की की बात करते हैं हम तो हम सर्कल का यूज़ करते हैं। तो हमें आर का भी पता नहीं है क्या है, तो आर के पुत्र का पुत्र, आर का पुत्र कौन है ये, अभी हमें नहीं पता ये कौन है, इसका पुत्र कौन है ये। ठीक है, तो ये बताना है, तो क्यू आर से किस प्रकार संबंधित है, तो आर के पुत्र का पुत्र ये हो गया, इसका पुत्र कौन है क्यू। ठीक है, तो हमें ये बताना है आर से किस प्रकार संबंधित है ये। तो देखो इसका फादर ये हुआ, फादर का फादर और फिर उसका फादर, तो ये क्या हुआ आर क्या होगा इसका क्यू का पुत्र। ठीक है, तो ये क्या होगा पुत्र। हमें आर का नहीं पूछा कि आर क्या है, इसका पूछा है, तो ये तो लड़का है क्योंकि ये क्या है आर के पुत्र का ये भाई है, मतलब ये आर का पुत्र है और ये उसका पुत्र है और ये इसका क्या है भाई है। इन दोनों में क्या रिलेशन है, भाई है, इसमें और इसमें। तो इन दोनों का फादर कौन है ये, और इनके फादर का फादर कौन है आर। अब चाहे फादर भी हो सकता है, ये मदर भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, पर इन मदर हो चाहे फादर हो, इनका ये क्या लगेगा पुत्र लगेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा सी, पुत्र। नेक्स्ट है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने के में कितने मंगलवार होंगे, ये हमें बताना है। सबसे पहले कंडीशन देखो क्या है, देखिए पहली कंडीशन क्या है, किसी वर्ष के में 25 अगस्त को गुरुवार है, तो हमने लगा लिया 25 को क्या है वेडनेसडे, मतलब सॉरी थर्सडे, वीरवार लिख लिया मैंने वीरवार। तो उसके बाद उस महीने में कितने मंगलवार हैं, तो वीरवार है तो मंगलवार देखिए किसके पहले कौन सा आएगा, 24 होगा, उस दिन क्या होगा वेडनेसडे मतलब बुधवार, और 23 को क्या होगा मंगलवार। हमें मंगलवार चेक करना है, तो मंगलवार पे मैं सर्कल ये लगाऊंगी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके 7 दिन बाद, तो 23 के 7 दिन बाद क्या होगा 30 तारीख, तो 30 तारीख को मंगलवार होगा एक। फिर 30 के बाद 31 आएगा, तब तो आएगा नहीं, इससे 7 दिन पहले, 23 से पहले क्या होगा 7 दिन पहले माइनस करेंगे, 7 माइनस करेंगे तो 16 तारीख को मंगलवार होगा। 16 से पहले करेंगे तो 9 तारीख को होगा, और 9 में से और 2 माइनस करेंगे तो 2 तारीख को। तो हमें टोटल काउंट करना है कितने मंगलवार हुए, देखो एक 2 तारीख को है, फिर 9 को, फिर 16 को, फिर 23 को और 23 को। तो काउंट करने कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। तो 5 दिन ऐसे हैं जिस दिन अगस्त के मंथ में मंगलवार है, तो इसका आंसर क्या आएगा 5। नेक्स्ट है, 2 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए हैं। दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न ही क्यों ना हो प्रतीत होते हैं, निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर तर्कसंगत रूप से अनुकरण करता है या करते हैं। हमें बताना है। देखो सबसे पहले सभी जानवर कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते खतरनाक हैं, इनका बताना है। तो हम कंडीशन बनाएंगे, इसको ये सभी जानवर हैं और सभी जानवर जो हैं क्या हैं कुत्ते हैं, तो के से भी नोट कर लिया, जानवर का मैंने जे से भी नोट कर लिया। कुछ कुत्ते खतरनाक हैं, ये कुत्ते हैं, इनमें से कुछ क्या है खतरनाक, इसको मैंने के एच से नोट कर लिया। ये हमारी कथन हो गया। अब निष्कर्ष देखेंगे, सभी जानवर खतरनाक है। अब देखो जानवर तो ये थे, ये खतरनाक तो नहीं है ना, इनका दोनों का लिंक नहीं है कोई, तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी गलत। नेक्स्ट है कुछ कुत्ते
जानवर हैं। अब देखो कुछ कुत्ते जो है वो जानवर हैं, है ना, क्योंकि कुछ जानवर जो थे कुत्ते थे, तो कुत्ते इसके अंदर भी आएंगे ना जानवर के अंदर, तो सेकंड कंडीशन क्या होगी, सही होगी हमारी। तो इसमें आंसर बताना है कौन सा है। तो केवल एक अनुकरण करता है, 2 अनुकरण करता है, 1 और 2 दोनों करते हैं या दोनों नहीं करते। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 केवल निष्कर्ष, 2 अनुकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार किलोमीटर का संबंध दूरी से है उसी प्रकार न्यूटन किससे संबंधित है। देखो जो दूरी है उसको हम किस में मापते हैं, किलोमीटर में। ऐसे न्यूटन को हम किसको मापते हैं, न्यूटन को, बल को हम किस में मापते हैं, न्यूटन में। तो इसका आंसर क्या आएगा, बल से। ठीक है, आंसर क्या आएगा, सी। नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। ये हमें सीरीज दे रखी है, इसका बताना है कि अगला पद कौन सा होगा। देखो 11 और 1 12, 12 में कितने जोड़े, 4, 16। देखो सबसे पहले चेक करेंगे कि किस में यह सीरीज़ बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। ये सीरीज़ बढ़ते क्रम में, तो हम इनका चेक करके देखेंगे किस में कितना डिफरेंस है। देखो 11 में 1 जोड़ा क्या बना, 12। फिर 12 में मैं कितने जोड़ूँ कि मेरे पास 16 है, 4 जोड़ूँगी तो 16। फिर 16 में कितने जोड़ूँ, क्या आए, 25। तो 16 में मैं 9 जोड़ूँगी तो क्या आएगा, 25। अब इससे देखने से पता चल रहा है इसमें सीरीज चल रही है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसी 4 का स्क्वायर 16 होगा। 25 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 और 5 11, 1 41। तो आंसर है 41। फिर उसके बाद आगे जाएंगे, देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और प्लस अगले क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर किस में जोड़ेंगे, 41 में। तो आंसर क्या आएगा, 5 और 1 6, 4 और 2 6। तो आंसर मेरा क्या आएगा, 66। तो आंसर क्या आएगा, बी। नेक्स्ट है, किसी विषम का चयन कीजिए। देखो क्या क्या दे रखा है, अदरक, गाजर, आलू और टमाटर। देखो अदरक, आलू, गाजर ये क्या है, तीनों जड़ में से मिलने वाले सब्जियां हैं। ठीक है, अदरक हो गया, आलू हो गया, गाजर हो गया। पर टमाटर क्या है, वो पेड़ पर उगता है। तो इन सब में हमें विषम बताना था, तो क्या आएगा आंसर, टमाटर। नेक्स्ट है, यदि कुछ निश्चित कूट भाषा में COVET को FRYHW लिखा जाता है तो उसी भाषा में HIDE को क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए, ये आपने सोल्व करना है और उसका बताना है भाई क्या होगा। इसमें कुछ नहीं है, इसमें या तो प्लस प्लस हो रहा होगा 1-2 अक्षर, या फिर अल्फ़ाबेट का 1-2 जो अल्फ़ाबेट होंगे 1-2 माइनस होगा। ये आपने देखना है और इन 4 में से इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुँह करके खड़ा है, वह वामाव्रित दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाता है, उसके बाद दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ जाता है, तब उसका मुंह किस दिशा में होगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वामाव्रित दिशा क्या है और दक्षिणावर्त दिशा क्या है। देखो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को हम इंग्लिश में इनको वामाव्रित दक्षिणावर्त को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। देखो इसके बारे में देखिए, देखो सबसे पहले हमारे पास 4 दिशाएं हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। उसके बाद क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 2 डायरेक्शन होती है। देखो क्लॉकवाइज किसको बोलते हैं, दक्षिणावृत। देखो क्लॉकवाइज कैसे, घड़ी किस तरीके से चलती है, जैसे ये घड़ी है, ठीक है, घड़ी की डायरेक्शन है, तो ये सबसे पहले घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे 1 पे आएगी, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, 5 पे, 6 पे, ऐसे फिर ऐसे 12 का चक्कर पूरा करती है। तो ये दक्षिणावृत बोलते हैं इसको, क्योंकि ये दक्षिण की तरफ जा रही है। ठीक है, तो दक्षिणावृत ऐसे भी आप याद रख सकते हो। क्लॉकवाइज ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब जैसे क्लॉक की डायरेक्शन पहले कैसी थी, ऐसी, एंटी का मतलब उल्टी होगी, तो अब ऐसे होगी इस साइड से, तो इसको क्या बोलते हैं, वामावृत, इधर से चलेगी। तो ये आपने याद रखना है, क्लॉकवाइज दक्षिणावृत और एंटी क्लॉकवाइज वामावृत बोलते हैं। तो इसमें इधर से चलेगा, उल्टी चलेगी घड़ी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है, वह वामावृत दिशा में 135 मुड़ जाता है। देखो ये है, यहाँ से वो वामावृत इधर मुड़ेगा, तो इधर कितना मुड़ेगा, वो 135। देखो 90 यहाँ होंगे तो 135 यहाँ तक होंगे, तो यहाँ 135 डिग्री पे मुड़ गया, यहाँ आ गया बंदा। उसके बाद क्या कहा है उसने, इसके बाद वह दक्षिणावृत दिशा में 90 डिग्री मुड़ जाता है। अब यहाँ से वो कहाँ जाएगा, दक्षिणावृत, तो दक्षिणावृत क्लॉकवाइज तो ऐसे चलेगी ना घड़ी ऐसे, तो इधर जाएगा वो, इधर, तो इधर वो कितना जाएगा, 90 डिग्री, तो यहाँ वो 90 डिग्री पे आ गया। अब यहाँ उस बंदे की पोजीशन है। अब उसने पूछा है अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो ये दिशा पूछी है, तो दिशा ना तो उत्तर है ना पश्चिम है, तो किधर है, इधर है ना मुंह उसका। ठीक है, इधर है, तो ये कौन सी होगी, उत्तर, ये उत्तर है और ये पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम। हमें पता है ये 4 दिशाएं होती हैं, तो ये कौन कौन सी होती हैं, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, ये वाली होती हैं दिशाएं। तो इसका पूछा है इन दोनों के बीच में, तो ये क्या आएगी, उत्तर पश्चिम। तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास, उत्तर, क्या आएगा आंसर, उत्तर
पश्चिम, तो इसका आंसर आएगा सी। ये आपने ध्यान रखना है, वामावृत और दक्षिणावृत। दक्षिणावृत क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 गेंदों को 720 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य बताना है हमें, क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 17 गेंदों को 720 में बेचने पर, देखो 17 गेंदों पर हानि माइनस 5 गेंदों का क्रय मूल्य, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। मतलब 17 गेंदों पर हानि कैसे किसके माइनस होगी, 5 गेंदों के क्रय मूल्य से। मीन्स हमें क्या दे रखा है, 17 गेंदों का क्रय मूल्य माइनस 17 गेंदों का विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के। मीन्स 17 गेंदों को हमने 720 में बेचा है और 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि हुई है यहाँ। तो हमें 5 गेंदों का विक्रय मूल्य कहाँ से मिलेगा, 17 गेंदों के क्रय मूल्य में से 17 गेंदों का विक्रय मूल्य अगर हम माइनस करें तो क्या आएगा, CP ऑफ मतलब क्रय मूल्य है CP ऑफ 17 बॉल माइनस SP ऑफ 17 बॉल इक्वल टू CP ऑफ 5 बॉल। अब CP और SP को हम अलग अलग करेंगे। देखो ये भी CP का है, ये भी CP का है, तो इसको इधर करेंगे। CP ऑफ 17 में से CP ऑफ 5 बॉल हम माइनस करेंगे, ये SP का है तो ये उधर जाएगा। क्रॉस इनको सोल्व करेंगे, 17 में से 5 गए 12 बॉल बची, इधर बची SP ऑफ 17, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ये क्या था, CP ऑफ 12 मतलब यहाँ 12 बॉल बची, यहाँ SP ऑफ 17, ये हमें गिवन था 17 गेंदों का विक्रय मूल्य है मतलब बेचने पर, ये हमें कितना गिवन था 720, तो इसकी वैल्यू रख ली। यहाँ मुझे ये 12 बॉल का आया आंसर, ये हमें 1 बॉल का निकालना है, तो ये 12 इसमें कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 1 बॉल की वैल्यू कितनी आएगी 60 रुपये। तो हमसे यही पूछा है उसने, क्या पूछ रखा है, एक गेंद का क्रय मूल्य पूछ रखा है। तो एक गेंद का क्रय मूल्य मेरे पास क्या आया था 60 रुपीज़, तो आंसर क्या होगा मेरा 60। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 45 माइनस 28 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 37 माइनस अंदर एक और ब्रैकेट स्टार्ट 15 माइनस x तीनों ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 58, तो x का मान बताना है हमें, x का मान क्या होगा। देखिए क्या होगा, देखिए 45 माइनस 28 माइनस 37 माइनस 15 माइनस x इज इक्वल टू 58। तो देखो 3 ब्रैकेट दे रखे हैं, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, हम एक एक करके सोल्व करेंगे। 45 माइनस 28 माइनस 37 ऐसे ही माइनस, अब इस वाली को सोल्व करेंगे। देखो माइनस को 15 से करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस को माइनस से करेंगे मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा, प्लस x हमने एक ब्रैकेट सोल्व कर ली है, 2 ब्रैकेट रहेगी बराबर 58। फिर दोबारा 45 माइनस 28 माइनस, अब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 37 में से 15 गए तो कितना बचेगा 22, और ये माइनस है बाहर तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये तो हो गया इसके साथ, ये क्या होगा, ये माइनस है तो ये भी क्या आएगा यहाँ माइनस आएगा। ठीक, उसके बाद ये माइनस आ गया, क्योंकि देखो ये माइनस था तो ये प्लस का है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस का आएगा बराबर 58। अब 28 में से 22 गए कितने बचे 6, क्योंकि ये प्लस का है, और यहाँ ये क्या आएगा माइनस का आएगा, माइनस x बराबर 58। 45 माइनस 6 माइनस x बराबर 58। अब ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, देखो माइनस को 6 प्लस वाले 6 से करेंगे तो आएगा -6, और माइनस को माइनस से करेंगे तो आएगा प्लस का 6 प्लस का x बराबर 58। तब मेरा आंसर क्या आएगा, अब ये यहाँ देखो क्या बचा, 45 में से 6 गए 39, और ये प्लस का x है और इधर क्या है 58, तो ये जो है 39 प्लस ऐसे बचा 39 प्लस x इज इक्वल टू 58, तो x बराबर क्या आएगा 59 माइनस ये 58 माइनस 39 उधर जाएगा क्या होगा माइनस, तो इसमें से बताएंगे क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा 19। तो आंसर क्या है मेरा x इज इक्वल टू 19, इसमें बताना है कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A और B क्रमशः 22,500 तथा 35,000 निवेश कर एक व्यापार प्रारंभ किया, 27,600 के कुल लाभ में B का भाग क्या है, ये बताना है हमें। देखिए क्या है, ए ने कितना 22,500 और बी ने कितना 35,500, तो हमें 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो इधर बचा 350, इधर बचा 225, इनको कैंसिल आउट करके क्या है रेशो 9:14 आ गया। ए और बी का रेशो किसने इतना निवेश किया, इसने इतना निवेश किया। अब हमें 27,600 उसका क्या है कुल लाभ है, उसमें बी का भाग बताना है। तो हम जब भी भाग निकालते हैं ऐसे, तब हम क्या करते हैं पूरा जो हमें लाभ है गुणा में, अगर ए का निकालना है लाभ प्रतिशत तो ए का रखेंगे, अगर बी का निकालना है तो बी का रखेंगे, और नीचे दोनों का सम होता है ए और बी का रेशो। तो ए और बी का रेशो क्या आया था 9 और 14, इनको जोड़ेंगे तो आएगा 23,
गुणा में b का निकालना है, तो b का रेशो क्या था 14, तो आया 14। कटिंग करेंगे किस पे जाएगा 12 पे, 2 0 थी नीचे, तो 1200 गुणा 14, तो आंसर क्या आएगा 12 को 14 से गुणा करके इसमें चेक करना हमने, तो आंसर आएगा हमारा। ठीक है, ये आपने मल्टीप्लाई करना है कि क्या आएगा, इसका आंसर ये आएगा 16,800। नेक्स्ट है, यदि x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/3 है तो x स्क्र प्लस वाई स्क्र, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र का मान क्या होगा। सिंपल है, हमें x और y की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू क्या है 3 है, तो इसमें पुट कर देनी है। x का स्क्र मतलब 1 का स्क्र 1 और y का स्क्र 3 का स्क्र 3, 3 और 1 क्या हो, 3 का स्क्र 9, 9 और 1 कितने हो जाएंगे 10, तो ऊपर आया 10 बटे में क्या आएगा, यहाँ भी x का स्क्र y का स्क्र, तो 1 माइनस यहाँ क्या आएगा 9, तो 9 में से गया क्या आएगा -8, तो क्योंकि माइनस का बड़ा होगा तो -8 और ऊपर आएगा 10, तो 10 बटे -8 को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 5/4, 2 पे कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 चौके 8 और माइनस होगा तो साथ में माइनस, तो इसका आंसर क्या आएगा सी। नेक्स्ट है, एक बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यदि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 वर्ग सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन बताना है हमें, क्या होगा। ये क्वेश्चन सोल्व करने का देखिए क्या है, एक बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, हमें त्रिज्या क्या मान लेंगे x, देखो सिंपल बता रही हूँ, त्रिज्या x मानेंगे और ऊंचाई x + 5 मानेंगे। उसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h), जो बेलन होता है, देखो बेलन ऐसा होता है इस शेप का, ये हमारा बेलन है, ठीक है ऐसे। इस बेलन को, ये इसकी हाइट होती है ऊंचाई और ये इसकी त्रिज्या होती है, ठीक है। हमें वक्र पृष्ठीय निकालना है, देखो 2 तरह से होता है, वक्र पृष्ठीय निकालना है तो ये बाहर बाहर का आएगा, अगर संपूर्ण निकालना है तो उसमें ये ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल भी क्या होता है काउंट होता है। देखो वक्र पृष्ठीय होता है 2πr(h) फॉर्मूला, अगर संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें तो πr² ऐड हो जाता है इसमें, 2πr², क्योंकि एक πr² ऊपर का, क्योंकि सर्कल का क्या होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr² और नीचे वाले सर्कल का भी क्या होगा πr², तो ये πr² + πr² = 2πr² हो जाता है, ये संपूर्ण हो जाता है। पर हमें सिर्फ, और इसका फॉर्मूला इसको 2πr कॉमन लेके इसका ऐसा भी बन जाता है h + r, ये भी हम यूज़ करते हैं। पर हमें क्या दे रखा है, सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो हम पहले फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2πr(h) का, फिर = 7। देखिए इसका आंसर कैसे होगा, देखिए एक बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो हमें क्या मानना पड़ेगा, मान लो ऊंचाई इसकी हमने मान ली x और त्रिज्या मान ली x + 5, क्योंकि त्रिज्या क्या है 5 सेंटीमीटर अधिक है किससे, ऊंचाई से, ऊंचाई x मान ली तो त्रिज्या x + 5। यदि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792, देखो ये बेलन है हमारा, ठीक है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये बाहर बाहर का जो एरिया होगा इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल देते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr(h), ठीक है। और तो बेलन का आयतन बताना है, और आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। अगर इसका संपूर्ण की बात करें तब इसमें एक सर्कल ये है नीचे, एक सर्कल क्या है ऊपर है, ठीक है। πr², सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है πr², इसका भी πr²। तब अगर हम संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें इसके फॉर्मूले की, तो 2πr ऐड हो जाता है, एक इसका πr², तो इसमें से कॉमन लेंगे 2πr, r + h क्या बनता है h + r, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनता है बेलन का। पर हमें क्या दे रखा है वक्र पृष्ठ का, तो हमें सिर्फ वक्र पृष्ठ का लगाना है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, कितना है 792 हमें गिवन है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr(h) = 792, तो 792 हमें दे दिया क्या है। उसके बाद बेलन का आयतन, तो उस आयतन के लिए आयतन का फॉर्मूला क्या है πr²h, इसके लिए हमें r और h की वैल्यू पता होनी चाहिए, पर r और h की वैल्यू हमारे पास x में है, तो जो चीज़ हमें दी हुई है इससे हम निकालेंगे r और h की वैल्यू, 2 × y/7π की वैल्यू, r की वैल्यू कितनी है x + 5 और h की वैल्यू कितनी है x = 792। अब इसको सोल्व आउट करेंगे, सोल्व करके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके हम उसके फैक्टर निकालेंगे, और उसके बाद निकालने के बाद r और h की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो हम इसका क्या निकाल लेंगे आयतन निकाल लेंगे। ये मैंने इतना करा दिया, ये आपको आगे सोल्व करना है, खुद करना है। नेक्स्ट है, ए किसी कार्य को 7 सही 1/2 घंटे में पूरा कर सकता है, ए बी से 20% कम कार्य कुशल है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमें बताना है। देखिए क्या दे रखा है, देखो ए किसी कार्य को
7 से ही 1/2 घंटे में कंप्लीट करता है। ठीक है, मतलब 7 दूनी 14 और 1 15/2 आवर में। उसके बाद क्या दे रखा है, ए बी से 20% कम कार्यकुशल है। बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखो जो बी है, मानना हमने बी 100 घंटे में वो काम कर रहा है, तो ए उससे 20% क्या है, लेस है। ठीक है, मतलब कम कार्यकुशल है। तो 100 का 20% कितना होता है, 20। तो 100 में से 20 घटाएंगे तो क्या आएगा, 80। मतलब ए कितने में कर रहा है, 80 घंटे में, बी कितने में कर रहा है, 100 घंटे में। तो हमें क्या बताना है, बी का काम बताना है, बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखो देखिए क्या है, अभी हम ए की वैल्यू हमें गिवन है, बी ये 80 आवर जो है ये किसके बराबर है, 15 से ही 15/2 घंटे के बराबर है। तो हम यहाँ 1 घंटा निकाल के देखेंगे। तो देखो ये 80 है, तो ये इसके बराबर है। अगर हम ए की बात करें तो वो किसके बराबर होगा, देखिए अगर हम 1 घंटे की बात करें, ये 80 आवर का है कितने में। अगर 1 की बात करें तो ये क्या होगा, एक ज़्यादा घंटे में काम करेगा ना। तो 1 घंटा निकालने के लिए 15/2 ये कहाँ क्या जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, कटिंग करेंगे तो ये 40 पे कटेगा। तो 15 × 40 मतलब ए कितने में कर रहा है, 15 × 40। मैंने ऐसे ही लिख लिया। ठीक है, अब मुझे बी का निकालना है। बी कितना था, बी 100 था ना, बी का 100 घंटे थे, हमने मान के चले थे जो, पर हमें 1 घंटे का निकालना है। तो ये आएगा 15 × 40, ये 100 कहाँ जाएगा, डिवाइड में इसके कटिंग करेंगे। 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4, 5 5 3 15। तो आएगा 3 × 2, 3 दूनी 6। तो बी कितने में करेगा 1 घंटे का काम, 6 आवर में। ठीक है, 1 दिन का काम कितने में करेगा, 6 आवर में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 6 आवर। ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा, 6 आवर, 6 घंटे। समझ आया क्वेश्चन। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकार एक के चावल का मूल्य 15 प्रति किलोग्राम है, जबकि प्रकार 2 के चावल का मूल्य 20 प्रति किलोग्राम है। यदि दोनों प्रकार के चावलों 2:3 में मिलाया गया तो मिश्रण का प्रति किलोग्राम बताना है हमें। देखो क्या है, पहले है 15 और दूसरा है 20। देखो ए चावल, मान लो एक चावल है, ये 15 किलोग्राम है, बी 20 किलोग्राम के हिसाब से, और इनको हमने इसका मिश्रण निकालना है, इन दोनों को मिक्स करके जो आएगा। और इसका रेशो हमें कितना दे रखा है, 2:3, मतलब ये 2:3 में हमारा बटा हुआ है। देखो यहाँ मैं कौन सी वैल्यू लूँ, ये हमें ऑप्शन से ही हम इसका आंसर निकाल सकते हैं कि इनमें से कौन सी वैल्यू लूँ जिससे मैं यहाँ रखने पर 20 का उस संख्या को 20 में से माइनस करूँगी तो मैं 2 आ जाए, और इधर से माइनस करूँ तो 3 आ जाए। तो देखो इनमें से कौन सा रख सकते हैं, 19 रख सकते हैं, 19.5, 18 या 18.5। तो सही आंसर मुझे क्या दिख रहा है, डी। तो 18 रख सकते हैं। देखो इसको मैं अगर यहाँ 18 रखूँ तो 20 में से 18 गए 2, 18 में से 15 गए 3। तो ये हमारा मिश्रण का वैल्यू आ गया कि मिश्रण कितने के प्रति किलोग्राम के हिसाब से आएगा, 18 रुपये किलोग्राम के हिसाब से। तो आंसर मेरा क्या आएगा, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि √1 + 25/144 = 1 + x/12 है तो x का मान बताना है हमें। हमको सोल्व आउट करना है। सोल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे, देखिए क्या गिवन है हमें, √1 + 25/144 = 1 + x/12। सॉल्व करेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई। 144 को 1 से करेंगे 144 + 25 अपॉन में 144 को 1 से करेंगे 144, रूट है ऊपर बराबर 1 + x/12 है। तो इसको भी ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 को इधर 12 + x को x से करेंगे x डिवाइड बाय 12 को 1 से करेंगे 12। ये हमारा इधर का आ गया आंसर। इधर को करेंगे इसको, 144 में 25 जोड़ेंगे तो आएगा 169 डिवाइड बाय 144 रूट। अगर इसका रूट निकाले तो ये 169 का रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट 13, और 144 को होता है 12। इधर आया मेरे पास 12 + x/12। तो ये 12 डिवाइड में है, इधर अगर इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर बचा 13 बराबर 12 + x। तो ये x की वैल्यू मुझे निकालनी है, 12 कहाँ जाएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा 13 में से। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, 13 में से 12 गए तो 1 बचा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, x का मान निकालना है तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। तो 1 दे रखा है डी में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 1। उसके बाद है, एक ट्रक 550 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। ट्रक की गति बस की गति में अनुपात बताना है हमें। ठीक है, देखिए क्या होगा,
देखो हमें गिवन क्या है, एक ट्रक 550 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। देखो डिस्टेंस ट्रक की दे रखी है, ट्रक डिस्टेंस इसका 550 मीटर टाइम 1 मिनट। नेक्स्ट है, जबकि बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में। बस कितने में? ये बस है, ठीक है, बस डिस्टेंस इसका है 33 किलोमीटर, टाइम 45 मिनट। ये मीटर में है, ये किलोमीटर और मिनट में है, ये मीटर में है, तो इसको भी हम किलोमीटर और मिनट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें रेशो निकालना है। अगर हमें सिंपल निकालना हो तब मतलब हमें अगर इनका देखो डिस्टेंस और टाइम दे रखा है, स्पीड निकालनी है, हमें स्पीड का रेशो निकालना है। अगर हमें स्पीड निकालनी होती अलग अलग तब तो हम इनको मीटर या पर सेकंड में, इसको मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, पर हम रेशो निकालना है तो हम सभी की यूनिट सेम रखेंगे। जैसे डिस्टेंस किलोमीटर में है तो यहाँ भी किलोमीटर में करेंगे, अगर नहीं किलोमीटर में करना तो यहाँ भी हमें मीटर में करना पड़ेगा। देखो हमें क्या कर रहा है, ये 550 मीटर है और ये मिनट है, तो ये 33 किलोमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 33 किलोमीटर में 33,000 मीटर होंगे। यहाँ 45 मिनट, यहाँ 1 मिनट। तो इसकी स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 550 मीटर अपॉन 1, आंसर आएगा 550 मीटर पर मिनट। ऐसे ही इसका निकालेंगे बस का। ये ट्रक की आई है स्पीड और अब इसकी निकालेंगे बस की आएगी स्पीड 33,000/45। ठीक है, कटिंग करेंगे, कट करके हमारा आंसर आएगा 5 पे कट करेंगे, पहले 5 नहीं 45 और 5 से कटेगा, 5 6 30, 5 6 30 और 2 0। फिर दोबारा 3 पे कटेंगे, 3 3 3 9 और 3 पे काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 2200, 2200/3। तो अब हमें क्या लेना है? रेशो लेना है दोनों का। तो पहले का रेशो आया स्पीड 550, दूसरे के 2200/3। ये 3 कहाँ है? इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1650 होगा, इधर 2200, 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्या बचा? 165 और इधर बचा 220। कटिंग आउट करेंगे इसको, तो हमने ये इस पर कट किया 5 पे, ठीक है, 5 3 15, 5 3 15, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, तो 33 और 44 बचा, तो ये 11 के मल्टीपल है तो 11 पे करेगा, 3 और 4 पे, तो रेशो क्या आएगा? 3:4। यही हमें निकालना था, ट्रक की गति और बस की गति का अनुपात 3:4, तो आंसर मेरा क्या आएगा? 3। समझ आया? देख लो एक बार दोबारा। देखो ट्रक का डिस्टेंस और टाइम था, बस का डिस्टेंस और टाइम था, दोनों की हमें स्पीड निकालनी है। इनका यूनिट का ध्यान रखना है, मिनट का और किलोमीटर का, जो भी दे रखा होगा, सेकंड है या मिनट है, ठीक है। ये मीटर और मिनट में था तो ये भी हमने मीटर और मिनट में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ मीटर में बना। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम रखा तो आंसर आ गया। फिर इसका हमने दोनों का रेशो ले लिया, रेशो निकाल के हमारा आंसर क्या है? 3:4, ये हमारा आंसर है डी। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 28 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 336 है। एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखो हमें पता है, अगर हमें दो संख्याएं दे रखी, उनका गुणनफल दे रखो, वो किसके बराबर होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो हमें फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला है, हर पेपर में आता है, ठीक है, इसको याद रखना है आपने। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो हमें दो संख्याओं में से एक संख्या दे रखी है 112, दूसरी हमें निकाल लिया तो उसको हमने x मान लिया। एलसीएम दे रखा है 28 और एचसीएफ दे रखा है 336। देखो क्या दे रखा है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 28 है और एलसीएम कितना है? 336। तो ये रख लिया 28 और 336 की गुणा x निकालना है हमें, मतलब एक संख्या 112 है, दूसरी बतानी है, तो 112 गुणा में है तो ये कहाँ जाएगा? डिवाइड में। कटिंग आउट करेंगे, 112 को 3 से करेंगे तो 336 आएगा, 28 को 3 से करेंगे तो 84, 3 8 24, 3 दूनी 6 और 7 8, एक्स की वैल्यू कितने? 84। मतलब एक संख्या दी थी, दूसरी संख्या हमने निकाली, तो इसका आंसर क्या होगा? 84, बी आंसर। नेक्स्ट है, 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? 999, ठीक है, सबसे बड़ी। अगर सबसे छोटी की बात करते हैं तो 100 हो जाती है, क्योंकि 100 से नीचे जाएंगे 99 हो तो 2 अंकों की होगी, इसलिए सबसे छोटी क्या होती है? 100 लगाते हैं और बड़ी 999 वाली। तो सबसे बड़ी 3 अंकों की 999, अगर 4 अंकों की करें तो 4 बार 9। सबसे बड़ी संख्या को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो इनमें से हमें बताना है, इन चारों में से वो कौन सी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित करें सबसे बड़ी। तो इनमें से सबसे बड़ी 9 9 9 है, तो किससे कट आउट हो सकते हैं? 9 से, तो आंसर क्या आएगा? 9। नेक्स्ट है, यदि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में यदि उनका योग 125 है तो वे संख्याएं होंगी। देखो दो संख्याएं हमें दे रखी हैं, उनका जो है अनुपात 2:3 है, ठीक है, उनको हमें सोल्व करना है कि उनका आंसर क्या होगा। देखिए क्या है,
दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, तो हमने दो संख्याएं मान ली 2x और 3x, क्योंकि वो अनुपात में है तो इसलिए हमने x लगा लिया। फिर उसके बाद देखा कि यदि उनका योग 125 है तो वे संख्याएं क्या होगी, तो हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग चला 2x + 3x का योग क्या है 125, 2x और 3x को जोड़ेंगे क्या आएगा 5x, 5x किसके बराबर 125 के, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, डिवाइड में जाएगा तो कट होगा तो 25 पे कट होगा, तो x की वैल्यू आई 25। हमें वो संख्याएं बतानी है, तो संख्याएं पहली थी 2x, 2 को 25 से x से गुणा करेंगे, 25 को करेंगे 2 से 50 और 3 से करेंगे तो 75, तो दो संख्याएं कौन कौन जो होंगी 50 और 75, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है, यदि किसी आयत के विकर्ण की लंबाई क्षेत्रफल इतना है 25 मीटर और 168 मीटर वर्ग मीटर, तो आयत की लंबी भुजा बतानी है कौन सी होगी। ठीक है, इसके लिए देखिए मैं क्या दिया था, आयत के विकर्ण की लंबाई थी 25 मीटर और आयत का क्षेत्रफल है 168 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो माना आयत की लंबाई हमने मान ली l है और चौड़ाई कितनी है b है, तो ये मान लो ये आयत है हमारी, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और इसकी सबसे लंबी वाली मतलब जो इसका विकर्ण है वो कितना है 5 मीटर। ठीक है, मतलब 25 मीटर दे रखा है यहाँ, इसको हमने क्या मान लिया, किसके बराबर है ये 5 मीटर दे रख लिया हमें, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया है यहाँ। देखो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर इसको हम लेके चले तो ये किसके बराबर है l² + b² किसके बराबर होगा 25 के। ठीक है, क्योंकि हमें 25 दिया हुआ है, पर हम अगर स्क्वायर रूट करें इसका, ये स्क्वायर है, ये उधर जाके रूट किसके बराबर होगा, ये 25 मीटर दे रखे है। ठीक है, हाँ ये गलती से 5 मीटर है प्रिंट कर रखा है, तो इसको देखना हमें। देखो रूट ऑफ ये पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाया है इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी और सी में, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है l² + b² होता है हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण के स्क्वायर के बराबर, तो l² + b² इसकी पूरे की वैल्यू क्या दे रखी है 25, तो इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट है, उधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा 25 का, तो क्या आएगा 625। ये हमारी इक्वेशन 1 आई। उसके बाद आयत का क्षेत्रफल दे रखा है हमें l × b मतलब लंबाई गुना चौड़ाई 168 मीटर, ये सेकंड कंडीशन होगी। अब 1 और 2 को सोल्व करें तो क्या आएगा, देखो हमने a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2ab, तो अगर इसको सोल्व करें इनकी वैल्यूज रख लेंगे, l - b का होल स्क्वायर ऐसे ही रखा इज इक्वल टू l² + b² की वैल्यू कितनी आई थी 625 - 2 l × b की वैल्यू कितनी थी 168, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 336 आएगा, इसमें से माइनस होगा तो आएगा 289। अब यहाँ स्क्वायर है, ये स्क्वायर इधर आके क्या होगा 289 के ऊपर स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट 289 का होता है 17, तो l - b की वैल्यू कितनी आई 17, तो ये थर्ड इक्वेशन होगी। इसी प्रकार हम अब ये हमने लिया था l - b मतलब a - b का होल स्क्वायर, अब हम लेंगे a + b का होल स्क्वायर मतलब l + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² + b² + 2ab। अब यहाँ हम इनकी वैल्यूज फाइंड पुट करेंगे 625 प्लस ये यहाँ क्या था माइनस था, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर लगा था, a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। अगर हम a + b² की बात करें तो मतलब a + b का होल स्क्वायर की बात करें तो a² + b² + 2ab होता है, तो वही हमें यहाँ दे रखा है, तो हमने वैल्यूज रख दी lb की और l + b² की, तो ये रख के इनको हम क्या करेंगे प्लस, तो क्या आएगा 961, और 961 किसका होता है देखो हम निकाल सकते हैं, सिर्फ पॉइंट देख के पता चल सकता है। देखो ये 900 से प्लस हो रहा है, 900 किसका होता है 30 का, तो थोड़ा प्लस हो रहा है तो उसके आसपास का देखेंगे, तो 31 का देखेंगे, तो 31 का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है 961, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 31, तो l + b की वैल्यू है 31 और l - b की 17। इन दो इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे थर्ड और फोर्थ को, पहले इनको जोड़ेंगे दोनों को a + b और इसको l + b करेंगे। ठीक है, l + b और b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो l की वैल्यू आएगी 17 + 31। ठीक है, तो l और l कितने हो गए, l को l में देखो इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को हम जोड़ेंगे, देखो b से तो b कैंसिल हो जाएगा क्योंकि जुड़ रहे हैं, ये प्लस का ये माइनस का, l और l कितने हो जाएंगे 2l, और ये 17 और 31 को जोड़ने पे क्या आएगा 48। ठीक है, और ये यहाँ 2l थे ना, तो 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, कटिंग करेंगे तो आएगा 24 मीटर। मेरे पास l की वैल्यू होगी 24 मीटर, b की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, या फिर मैं यहाँ से भी निकाल सकती हूँ, ये b की वैल्यू क्या आएगी, l क्या होगा 31 में से माइनस, तो यहाँ 31 में से b की वैल्यू 24 माइनस करी तो 7 मीटर, मतलब आयत की लंबाई और लंबी भुजा की लंबाई क्या है 24 मीटर और जो चौड़ाई होगी वो क्या है 7 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ये हमसे पूछा था आयत की लंबी भुजा बतानी थी, देखो एक आई 7 मीटर एक आई 24 मीटर, सब लंबी बड़ी पूछी थी, तो उसका आंसर क्या होगा 24 मीटर। नेक्स्ट है साधारण ब्याज की किस दर से कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। देखो इसके लिए मैंने पहले भी बताया था आपको, इसके लिए सिंपल फॉर्मूला याद रखना है
n-1 n/n/1 इंटू 100, ठीक है। देखिए क्या फॉर्मूला था इसका, n इंटू n-1, ये नहीं है, देखिए सॉरी, इसके लिए इसका फॉर्मूला क्या था, हमें शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है। किसी साधारण ब्याज की दर, किस दर से कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, ये वह 12 वर्षों में दोगुनी हो जाए या फिर वह 12% की दर से दोगुनी हो जाए, इसका सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, n-1 डिवाइड बाय दर। अगर हमें दर दे रखी है तो दर रखेंगे, अगर समय दे रखा है तो समय रखेंगे, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक दे रखा होगा वो रखना है, और मल्टीप्लाई में क्या करना है, 100 करना है। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। तो इसका फॉर्मूला सोल्व करेंगे हम अगर इसको, तो क्या आएगा, देखो n क्या है, हमें कितने वर्षों में दोगुनी हो रही है, स्वयं की दोगुनी हो रही है, तो दो गुनी मतलब 2 साल में, तो n-1 मतलब 2 - 1 बटे क्या था, दर गुणा 100, या फिर समय। इसमें क्या दे रखा है, समय 12 वर्ष, तो समय की वैल्यू कितनी है, 12 गुणा 100। 2 में से 1 गया, 1 बटे 12 गुणा 100, कटिंग करेंगे, 2 छक्के 12 और ये कटेगा 50 पे, फिर कटेगा 25 पे और ये कटेगा 3 पे, तो आंसर मेरा आया 25/3। तो डिवाइड कर लेंगे, 3 8 24, बचेगा 1 डिवाइड बाय 3, तो 8 सही 1/3%। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। इस ऐसे क्वेश्चंस में जब भी है स्वयं की दुगुनी वाले क्वेश्चन आए तो इनमें सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, n-1 डिवाइड बाय, अगर दर दे रखी है तो दर, अगर समय दे रखा है समय, मल्टीप्लाई 100, ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण एक सेल के स्केट्स का एक जोड़ा खरीदता है जिसे वह 20% बट्टा मिल रहा है। यदि उसने 1600 रुपये दिए तो निम्न में से कौन राशि उस स्केट्स के एक जोड़े का अंकित मूल्य है, हमें ये बताना है। देखिए क्या है, एक जोड़ा उसने खरीदा, उसे 20% का बट्टा मिला, मान लो, और उसे निम्न राशि पर स्केट्स के एक जोड़े का अंकित मूल्य बताना है। जो हमें बताना होता है उसको हम x मानते हैं, माना अंकित मूल्य x है और बट्टा कितने का मिला उसे, 20% का, ठीक है, कितना, 20%, और विक्रय मूल्य उसने कितना दिया, 1600 रुपये, मतलब 1600 रुपये उसने दे दिए और 20% का उसे क्या मिला, बट्टा मिला, ठीक है, मतलब छूट मिली उसे। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है अंकित मूल्य क्या है। तो देखो उसने मान लिया अंकित मूल्य x था, x पे 20% की छूट मिली, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, x माइनस x का 20% जो छूट मिली है वो बराबर किसके बराबर आया, 1600 रुपये दिए उसने, ठीक है। तो x इंटू 20/100, 20 से 2 से 0 कटा, तो ये या सिंपल रख लिया, x माइनस, ये दोनों में से हमने क्या कर लिया, x कॉमन ले लिया, तो x बाहर आ गया, यहाँ बचा 1 माइनस x इंटू 20, मतलब x तो बाहर चला गया, तो यहाँ बचा 20/100, बराबर किसके बराबर है, ये 1600 के, ठीक है। तो अब क्या आएगा, 100 को इससे गुणा करेंगे 1 से, तो 100 माइनस 20 मतलब कितना होगा, 80/100, और यहाँ क्या होगा इसके साथ x, ठीक है, 20, तो ये अब वैल्यू क्या होगी, 80/100, x बराबर 1600, ठीक है। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, अंकित मूल्य, तो इसका क्या आएगा, x बराबर 1600 गुणा 100/80, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 दूनी 16, 200 गुणा 10, 200 को 10 से करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 2000। तो x की वैल्यू अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 2000, ठीक है, याद रखना है। सिंपल देख लो दोबारा, एक स्केट्स का जोड़ा उसने कितने में खरीदा, 20% बट्टा मिल रहा था और उसने 1600 रुपये दिए, मतलब उसने 20% की छूट मिली उस अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य हमें पता नहीं था क्या है, तो राशि पर अंकित मूल्य बताना था, तो अंकित मूल्य हमने x मान लिया और उसे 20% की छूट मिली, मतलब x में से अंकित मूल्य से 20% घटाना है, x का 20% घटाना है, और किसके बराबर है, 1600 रुपये के, तो x को कॉमन ले लिया, 1 माइनस 20/100 बचा, इसको सोल्व आउट करेंगे तो 100 को 1 से करेंगे, 100 में से 20 गए 80 बटे नीचे वाले गुणा करके 100, और साथ में क्या है x, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो 100 कहाँ जाएगा गुणा में और 80 कहाँ जाएगा बटे में, तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2000। तो x की वैल्यू मतलब जो उसका अंकित मूल्य था वो किसके बराबर आएगा, 2000 के, तो आंसर क्या आया, डी 2000। देखिए नेक्स्ट हमारा इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट हो गया, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये हमें बताना है। तो इसमें से ह्यूमोरियस का स्पेलिंग जो है बी वाला HUMOROUS, ये हमारी बिल्कुल सही है, इसका मतलब होता है हास्यपूर्ण, ठीक है, क्या होता है आंसर इसका, हास्यपूर्ण, जो इसका मीनिंग है। नेक्स्ट है चूज़ द अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, हमें पैसिव वॉइस बताना है किसका, द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर। अभी हम सबसे पहले जब हम एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं तो हम
टेंस का चेंज करते हैं। सबसे पहले देखेंगे टेंस कौन सा दे रखा है, तो टुक है, टुक मतलब सेकंड फॉर्म, तो ये दे रखा है पास्ट टेंस। जब पास्ट टेंस होता है तो वो किसमें सेकंड फॉर्म दी होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वो वॉज वर्ब में कन्वर्ट होती है। वॉज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है कि यहाँ सब्जेक्ट क्या दे रखा है। अगर सिंगुलर है तो वॉज लगेगा, अगर प्लूरल है तो क्या लगेगा, वर लगेगा। तो अब हम देखेंगे द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर, तो यहाँ क्या आएगा, द चेक। द चेक अकेला है तो उसके साथ क्या लगेगा, ऐसे होता है ना, इधर हमें दिया कैसे होता है, तो ऐसे दिया होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे दिया होता है। फॉर्मेशन हमें एक्टिव की, हम पैसिव बनाते हैं तो ऐसे करते हैं, क्रॉस ऐसे सब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। फिर इसके अकॉर्डिंग टेंस चेंज होता है। यहाँ अगर V1 के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES दे रखा है तब लगेगा इज MR में चेंज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अगर पास्ट टेंस दे रखा है सिंपल पास्ट टेंस तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस में भी क्या, जैसे वॉज वर मतलब अगर हमें देखो, अगर हमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES दिया हुआ है, ठीक है, वो चेंज होगा इज MR में। और इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, जो भी वर्ब दे रखी होगी मेन वर्ब, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ऐसी अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो वो वॉज वर्ब में चेंज होगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही ऐसे टेंस हमारा चेंज होता है। अब इस वाले में क्या दे रखा है, ये देखो, इसका देख लो पहले, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर मेन वर्ब का वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, प्लस बाय लगेगा और प्लस जो ये सब्जेक्ट लगेगा। ये बाय बहुत ज़रूरी है लगाना, और ये टेंस चेंज करना, ये हमारा एक्टिव और पैसिव है। तो इसमें देखो क्या आएगा, द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर, तो हमारे पास ये जो द चेक है ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। देखो सभी में जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें यही दे रखा है, इसमें गलत दे रखा है, तो देखो क्या बनेगा, द चेक। अब ये है तो द चेक के साथ क्या लगेगा, वॉज, और वर्ब की क्या बनेगी, टुक की थर्ड फॉर्म टेकन, द चेक वॉज। देखो इज वाला तो नहीं लेंगे, वॉज वाला लेंगे। द कस्टमर ये भी नहीं आएगा, चेक सब्जेक्ट देखना होता है हमें, चेक सब्जेक्ट क्या दे रखा है, तो द चेक हम कस्टमर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लेंगे अपना, द चेक वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर, ये लगाएंगे आगे बाय द क्या दे रखा है सब्जेक्ट, तो ये कहाँ क्या बचेगा, बन जाएगा ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय द अकाउंटेंट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो आंसर क्या है, बी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस आर नंबर्ड S1 एंड S6। इसमें हमें एक पैराग्राफ दे रखा है, इसके ये हमें PQRS अलग अलग दे रखे हैं, पर इसमें S1 और S6 ये हमारे क्या है, ये द फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस आर नंबर्ड, मतलब पहला और लास्ट सेंटेंस है वो नंबर दे रखे, ये इनको हम चेंज नहीं कर सकते, पर बीच वाले हैं ये हमारे रीअरेंज करने हैं, हमें रीअरेंज देम इन द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में, ये सही ऑर्डर में नहीं है, इनको रीअरेंज करना है। देखो क्या है, इवन टुडे इन मैनी कंट्रीज, मतलब इवन टुडे इन मैनी कंट्रीज, इसका बताना है हमें। देखो क्या होगा, निगलेक्ट एंड देयर आर फार वुमन कंट्री टू बी कंटिन्यू टू बी हु हैव had the benefit of fewer women than men education and vocation training। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, even today in a many countries, तो इसके साथ पहला क्या आएगा, women continue to be। देखो बहुत सी का इवन मतलब आज के टाइम में, today in many countries women continue to be neglect and there are far fewer women than men who have had द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। ये इसका सही सेंटेंस बनेगा। इसमें ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपने चेक करना है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ये आप एक बार देख लेना खुद। नेक्स्ट है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखो इनडायरेक्ट स्पीच में हमें क्या करना होता है, हमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट का यूज़ करते हैं, इतना पता है। शक्ति सेड टू हिज फ्रेंड, अब देखो इसमें एक्सक्लेमेटरी शब्द ये दे रखा है, लुक आउट, ठीक है, आश्चर्यबोधक जो निशान जिसको बोलते हैं, तो उसमें हम एक्सक्लेम्ड यूज़ करते हैं या वार्नड यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हम सेंटेंस को पढ़ के उससे अंदाज़ा लगाएंगे कि इसमें हमें क्या यूज़ करना है। देखो पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, शक्ति सेड टू हिज फ्रेंड लुक आउट देयर इज़ अ स्नेक बिहाइंड यू, तो वो क्या कर रही है, शक्ति अपनी फ्रेंड को वार्न कर रही है कि देखो तुम्हारे पीछे क्या है, सांप है, तो वार्निंग दे रही है यहाँ। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो शक्ति टोल्ड हिज फ्रेंड, वो बता तो नहीं रही ना, लुक आउट मतलब पीछे देखो, शी एक्सक्लेम्ड ना ही वो एक्सप्लेन कर रही है। उसके बाद सीइंग ए स्नेक बिहाइंड हिम, ये भी नहीं है, तो क्या आएगा, शक्ति वार्न हिज फ्रेंड, शक्ति सेड टू किस में चेंज होगा, वार्न में, हिज फ्रेंड टू लुक आउट दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के नाम का
ठीक है, ये कॉमन इन्वर्टेड कोमा के नाम के क्या लगा, दैट। देन देयर वाज अ क्या आएगा, देयर वॉज, इज एम आर है ना, तो इज जो इज एम आर होता है वो किसमें मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसको हम प्रेजेंट को किसमें पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। तो इसकी जगह क्या यूज़ होगा, वॉज अ स्नेक बिहाइंड हिम। ठीक है, ये यू जो है वो किसके, उसकी फ्रेंड के लिए यूज़ होगा, हिज फ्रेंड है ना, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, हिम। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी। शक्ति वार्न हिज फ्रेंड दैट देयर वॉज अ स्नेक बिहाइंड हिम। तो ये ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैड एन एरर, इफ देयर आर नो एरर योर आंसर इज डी, मतलब नो इम्प्रूवमेंट। तो इसका आंसर आएगा, देखो क्या देखा, दिस इज अ थर्ड कम्युनिकेशन आई हैव सेंट एंड आई एम मच सरप्राइज्ड। देखो इसमें देखने से पता चल रहा है मच सरप्राइज्ड। अगर मच सरप्राइज्ड नहीं आएगा, देखो वेरी सरप्राइज्ड आएगा। ये क्या है, मच क्या है, एक कंपैरेटिव, और मच जो हम यूज़ करते हैं वो कंपैरेटिव डिग्री या फिर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं। मच मतलब ये किसकी सेंस देता है, कितना ज़्यादा या अधिकतर। ठीक है, कितना ज़्यादा या अधिकतर की सेंस देता है मच, पर हम इसकी जगह यूज़ करेंगे, ये हमारा गलत है। कौन सा पार्ट है ये, बी पार्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें एरर बताना था, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। और इसकी जगह आएगा क्या, दिस इज़ अ थर्ड कम्युनिकेशन आई हैव सेंट एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर। तो यहाँ एम के बाद क्या आएगा, मच की जगह वेरी आएगा। वेरी हम कहाँ यूज़ करते हैं, सिंपल एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। वेरी का मतलब होता है बहुत। ठीक है, सिंपल। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल अल्टरनेटिव। यू विल नॉट ओवरटेक हिम अनलेस यू डैश। देखो यू विल नॉट ओवरटेक, ओवरटेक का मतलब किसी से आगे बढ़ना, हिम अनलेस यू मतलब इसमें यू विल नॉट ओवरटेक, आप ओवरटेक नहीं कर सकते उसको, हिम अनलेस यू। देखो स्लीप भी नहीं आएगा, किसी को ओवरटेक सोते हुए तो कर नहीं सकते, खेलते हुए भी नहीं कर सकते, रीडिंग करते हुए भी नहीं कर सकते, वॉक क्विकली तो चलते हुए कर सकते हैं ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, वॉक क्विकली। यू विल नॉट ओवरटेक हिम अनलेस यू वॉक क्विकली। अगर तुम जल्दी नहीं चलोगे तो तुम उसको ओवरटेक नहीं कर सकते, ये इसकी हिंदी बनेगी। नेक्स्ट है, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन इड। दे सोल्ड देयर ओल्ड हाउस बिकॉज इट वॉज अ वाइट एलिफेंट। देखो वाइट एलिफेंट का मतलब होता है महंगी चीज़ लेकिन बेकार। तो उन्होंने अपना ओल्ड हाउस क्या कर दिया, बेच दिया, बिकॉज इट वॉज अ वाइट हाउस, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा था पर वो काम का नहीं था, मतलब साफ़ सफाई करने में उसमें टाइम लगता होगा कुछ भी। तो वाइट एलिफेंट का मतलब होता है महंगी लेकिन बेकार चीज़। तो इसके लिए क्या होगा, यूजलेस। ठीक है, तो बी आएगा, इसका ईडियम है ये लोकोक्ति है इंग्लिश की। ठीक है, तो इसका आएगा आंसर बी। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बार बार। ठीक है, फ्रीक्वेंट मैंने बार बार, तो इसका एंटोनिम बताना है, मतलब अपोजिट बताना है इसका। देखो रेयर का मतलब होता है कभी कभार, फ्रीक्वेंट बार बार, रेयर कभी कभार। और रिटर्न का मतलब होता है लौटाना, फियर का मतलब डर, अलार्म का मतलब अलार्म। ठीक है, तो फ्रीक्वेंट का एंटोनिम बताना है, विलोम बताना है हमें, तो क्या होगा, फ्रीक्वेंटली बार बार की जगह कभी कभार रेयर आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द ट्रैवल होपफुली इज अ बेटर थिंग देन द अराइव एंड द ट्रू सक्सेस इज लेबर। ठीक है, होपफुली का मतलब होता है पॉजिटिवली, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन द इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इफ नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड योर आंसर इज डी। अगर इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो आंसर क्या आएगा, डी। पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट ऑन द फ्लोर, तो क्या आएगा इसका आंसर, देखिए पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड, पैसेंजर से रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट ऑन द फ्लोर, ये बिल्कुल सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। तो इसमें क्या आएगा, नो इम्प्रूवमेंट, डी। अब हमारा इंग्लिश का कंप्लीट हो चुका है, हम हिंदी का करेंगे। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य संबंध कारक का उदाहरण है। देखो जो देखिए हमने कारक पढ़ रखे हैं, कौन सा वाक्य है, संबंध कारक का उदाहरण है। संबंध में कौन कौन से, देखो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। ठीक है, संबंध में काके की, रारेरी, नाने नी। ठीक है, ये होते हैं। अब इसमें संबंध का बात करिए, जहाँ संबंध दिखा रहा हो वो कारक का उदाहरण है, वो बताना है। देखो क्वेश्चन क्या है, मेरी उम्र 60 वर्ष की है, उसने चोर को रस्सी से बांधा, देवियों और सज्जनों, मधु छत पर
बैठी है। तो इसका हमें बताना है। तो इसमें का आंसर क्या आएगा, मेरी उम्र 60 वर्ष की है। तो ये का के की वाले होते हैं ना, जो देखो यहाँ को दे रखे हैं पर को नहीं होता, का के की होता है। ठीक है, का के की। अगर यहाँ के होता तो हम बी वाला आंसर मान ले। देखो इनमें तो दे ही नहीं रखा है, ना ने री, का के की, रा रे री, इनमें क्वेश्चन दे रखा है, इसमें को दे रखा है, तो इससे कन्फ्यूजन हो सकती है। पर को नहीं आएगा, की आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, मेरी उम्र 60 वर्ष की है। इसने संबंध कारक पूछ रखा था तो इसका ए आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है इस भाग में, नेक्स्ट है इस भाग में मत घूमो वाक्य में रेखांकित शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है। बाग का मतलब पूछ रखा है, बाग का मतलब सभी को बताया वाटिका होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए। नेक्स्ट है अक प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द नहीं है। जिसमें अक प्रत्यय, देखो उपसर्ग होता है स्टार्टिंग में लगता है, प्रत्यय जो होता है अंत में लगता है। तो देखो नर्तक अक की आवाज़ आ रही है, लेखक अक की आवाज़ आ रही है, गायक अक की आवाज़ आ रही है। इसमें अक देखो क्या, जितने भी व्यंजन होते हैं ना उन सभी में अंत में अ की आवाज़ आती है। ठीक है, पर यहाँ देखो दैनिक इक की आवाज़ आ रही है, छोटी बड़ी। ठीक है, बड़ी की, इसमें क्या है, ई की मात्रा है। ठीक है, ई की मात्रा इक, तो ये गलत है। तो अक प्रत्यय का प्रयोग से बनने वाला शब्द नहीं है। नर्तक, लेखक, गायक ही बनते हैं, दैनिक नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा, सी। नेक्स्ट है कुल्हाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लगे। वाक्य अलंकार की दृष्टि से उदाहरण है। देखो कुल्हाड़ियों को देख, इसका मतलब है, देखो ये है मानवीकरण अलंकार का भेद। ये एग्जाम्पल है हमारे पास मानवीकरण अलंकार। देखो मानवीकरण अलंकार का मतलब क्या होता है, निर्जीव वस्तु को हम सजीव की तरह दिखाते हैं। मानवीकरण अलंकार में देखो जो पेड़ है वो रोने लगे, ये सजीव की तरह दिखाया गया है, इसलिए क्या है, मानवीकरण अलंकार। उपमा क्या होता है, उपमा अलंकार का मतलब होता है एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से तुलना करना। अनुप्रास अलंकार का मतलब है एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति किसी चीज़ की। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, च दोबारा दोबारा आ रहा है ना, तो अनुप्रास अलंकार हुआ। दृष्टांत अलंकार का मतलब होता है किसी एक ही बात को साबित करने के लिए एक पूरी घटना को हम दृश्य के रूप में मतलब दिखाएं या फिर उदाहरण दिया जाए, तो उसको कहते हैं दृष्टांत अलंकार। मानवीकरण सजीव वस्तुओं को, निर्जीव वस्तुओं को सजीव की तरह हम दिखाते हैं। ठीक है, तो मानवीकरण अलंकार। तो इसका आंसर क्या होगा, मानवीकरण अलंकार। इसके बाद दिए गए किस विकल्प में वाक्य का शुद्ध रूप नहीं है। देखो प्रकृति और जीवन का घोर संबंध है। समुद्र पर नौका तैर रही है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, शहरों में प्रदूषण कम हो रहा है। देखो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी। प्रकृति और जीवन का घोर संबंध है। ठीक है, ये थोड़ा गलत है, तो ये शुद्ध रूप नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए। नेक्स्ट है किस समास में पहला पद प्रधान होता है। देखो समास के हमने पढ़े थे, समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक है, सबसे पहले कर्मधारय समास के बारे में पढ़ेंगे। कर्मधारय है एक पद दूसरे, मतलब एक पद दूसरे की विशेषता बताता है। ठीक है, 2 पद होंगे इसमें, एक दूसरे की विशेषता बताएगा, उसको कर्मधारय समास बोलते हैं। द्विगु, जिसमें पहला पद जो है वो संख्यावाचक होगा। बहुब्रीहि, इसमें 2 पद अलग अलग मिलकर एक तीसरा ही पद बनाते हैं। ठीक है, जैसे लंबोदर। ठीक है, लंबोदर किसको बोलते हैं, जैसे लंबोदर मीन्स गणेश जी। ठीक है, अव्ययीभाव, अव्ययीभाव में जो होता है पूर्व पद, जो पहला पद है वो प्रधान होता है। जैसे यथाशक्ति, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, अव्ययीभाव में हम पहला जो पद होता है उसका वो उपसर्ग के रूप में हम यूज़ करते हैं। जिसमें उपसर्ग यूज हो रखा है उसको अवयवी भाव बोलते हैं। ठीक है, उसमें पहला पद प्रधान होता है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, तो इसमें शक्ति क्या है, पहला पद है और वो प्रधान है, मतलब उसके बारे में बताया गया है शक्ति के अनुसार। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला पद प्रधान, अवयवी भाव। नेक्स्ट है दिए गए किस विकल्प में वर्तनी का शुद्ध रूप है। तो इसमें बताना है शुद्धिकरण, उज्ज्वल, पैतृक। ठीक है, ये सारे क्या हैं, गलत हैं। मुहूर्त जो शब्द है वो बिल्कुल शुद्ध है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। फिर है रात और संध्या के बीच की वेला के लिए उपयुक्त सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है। तो गोधली, गोचारण, गोकाल, गोरस। तो इसमें से आंसर आएगा ए, गोधली, जो रात और संध्या के बीच में शाम के लिए हम यूज़ करते हैं, गोधली। नेक्स्ट है नी प्लस आशा के योग से बनने वाला सर्वाधिक उपयोग क्या होगा, निराशा। तो आंसर क्या आएगा, निराशा। फिर है बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब होता है अवसर का लाभ उठाना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट हमारा हरियाणा जीके का पार्ट चल गया है। 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके के अब 75 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखो हरियाणा में कितने जिले हैं, हरियाणा में वर्तमान में 22 जिले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखो एनएसजी का
संचालनात्मक मुख्यालय वानेसर में है, तो ये भी सही है बिल्कुल। और एनएसजी के केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रण अधीन है, ठीक है। जो एनएसजी है इसका फुल फॉर्म है, एन का मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और ये 1984 में बनी थी, ठीक है। और ये इसका जो मेन उद्देश्य था बनाने का वो था आतंकवादी गतिविधियों से निपटना। और ये जो किसके अंदर काम करते हैं, गृह मंत्रालय के, ठीक है। तो ये पहला और दूसरा दोनों सही है, तो एक और दो दोनों। नेक्स्ट है, वर्ष के किस महीने में प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले का आयोजन किया जाता है? तो हरियाणा में फरवरी महीने में फरीदाबाद में सूरजकुंड का मेला लगता है, जो फरवरी माह में लगता है, तो इसका आंसर आएगा डी। महाभारत काल में हरियाणा के लिए किस पद का उपयोग किया गया है? देखो हरियाणा के लिए किसका, भूधानक शब्द का प्रयोग किया गया है महाभारत काल में। नेक्स्ट है, पिंजौर के प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष दो महोत्सव मनाए जाते हैं। एक त्यौहार तो पंचकुला विरासत महोत्सव है, दूसरा देखो पिंजौर में आम मेला लगता है यादवेंद्र गार्डन में, सभी को पता है। तो ये कब लगता है, आम मेला, आम महोत्सव, तो इसका आंसर क्या आएगा, आम महोत्सव, ये यादवेंद्र गार्डन में लगता है, ठीक है। कहाँ पर, पिंजौर के अंदर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन हरियाणा राज्य का पर्यावरण वन और वन्यजीव मंत्री है? जब ये एग्जाम हुआ था 2022-23 में, ठीक है, उस टाइम कौन था, कंवरपाल, ठीक है, श्री कंवरपाल कौन थे राज्य के पर्यावरण वन और वन्यजीव मंत्री। पर अगर वर्तमान में 2025 की बात करें तब कौन है, तो ये आपने याद रखना है, राव नरवीर सिंह। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना द्वारा कितनी श्रेणियों की भू जोत में कृषि कार्य को हेतु प्रगतिशील किसानों को अभिप्रेरित किया जाता है? तो इसका मतलब है, इसमें क्या है, जो ये प्रगतिशील सम्मान योजना है, इसका मतलब ये 2023 में शुरू की गई थी, मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना। इसका जो मेन उद्देश्य था, खेती के क्षेत्र में आधुनिक तरीकों से बेहतर प्रदर्शन करना। और इसमें जो प्रथम स्थान पे जो किसान आएगा उसको 5 लाख का इनाम दिया जाता है, और जो दूसरे नंबर पे आएगा, मतलब द्वितीय पुरस्कार, उसमें 2 किसानों को चुना जाता है, उनको 3-3 लाख का पुरस्कार दिया जाता है। तो इसमें क्या पूछ रखा है, कृषि करने के प्रगतिशील किसानों को अभिप्रेरित किया जाता है 2, ठीक है, पहला और दूसरा। पहले वाले को 5 लाख का इनाम, दूसरे वाले को 3 लाख का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है? तो इनमें से कोई सा नहीं है, बरगद का वृक्ष, पवित्र अंजीर, आम का वृक्ष, साल का वृक्ष। तो पीपल का वृक्ष है जो हरियाणा का राज्य वृक्ष है, जो इसमें दिया नहीं हुआ था। इसका आंसर हमें डी करना था, ई करना था, उत्तर नहीं देना। इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, पीपल आएगा, इसमें दे नहीं रखा है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतक में पुलिस आयुक्तालय है, सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय है। देखो रोहतक में तो पुलिस आयुक्तालय मतलब कमिश्नरीज। देखो हरियाणा में कितनी कमिश्नरीज है, पहले कितनी थी, 3 कमिश्नरीज थी, फरीदाबाद, गुड़गांव और पंचकुला, ठीक है, फरीदाबाद, गुड़गांव और पंचकुला। पर 2023 के अंदर, जनवरी 2023 के अंदर सोनीपत को भी पुलिस कमिश्नरी बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, रोहतक तो नहीं है, सोनीपत है, तो सोनीपत है इसका आंसर, तो आंसर आएगा बी। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022-23 के हरियाणा राज्य के स्वास्थ्य के लिए कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? जब 22-23 की बात थी तब 6.2% किसके लिए, स्वास्थ्य के लिए खर्च किया गया था। पर अगर हम अब 2025 की बात करें, अब का जो बजट था 24-25 का, उसमें जो ये था ये 5.14% था, ठीक है, 5.14%, मतलब पिछले वाले से थोड़ा कम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती, रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? देखो 1 और 2 दोनों सही है। देखो सोनीपत झज्जर की सीमा जो है वो दिल्ली के साथ लगती है, और रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। नाडा साहिब गुरुद्वारा अम्बाला में है। देखो पहली बात ये गलत है हमारा, नाडा साहिब जो गुरुद्वारा है वो पंचकुला के अंदर है, ठीक है। उसके बाद नाडा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। इसमें पूछ रहा क्या कौन सा कथन सही है, तो हमारा 2 सही है, 1 गलत है, क्योंकि ये अम्बाला में नहीं है, पंचकुला के अंदर है, और ये घग्गर नदी के तट पे है। नेक्स्ट है, निम्न किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है? तो ये गुड़गांव के अंदर है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी और अति उष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा में किस जिले में है? तो ये इंदिरा गांधी कहाँ है, झज्जर के अंदर है, याद रखना है। गरिमा चौधरी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जूडो के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी नहीं खेली? देखो कपिल देव ने खेला, राजेंद्र गोयल ने खेला, सरकार तलवार ने खेला। क्या है, मनिंदर सिंह है जिसने नहीं खेला है, तो इसका आंसर आएगा ए। फिर नेक्स्ट है, नारनौल किस जिले में स्थित है? तो नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर स्थित है, ठीक है, जहाँ बिरबल का छत्ता भी पाया जाता है और जल महल भी पाया जाता है नारनौल के अंदर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंधित है? तो ये धमाल, फाग, गुग्गा, ये उत्तर हरियाणा की खेल की वो है, ठीक है, नृत्य शैलियाँ हैं। ये रटवाई जो है ये मेवात जनजाति की है।
नेक्स्ट है महाकाव्य, और ये मेवात में पाई जाती है। मेवात में किला मतलब ये नृत्य शैली प्रसिद्ध है, कहाँ, मेवात के अंदर। नेक्स्ट है महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है। देखो महाकाव्य महाभारत किसने लिखा है, महर्षि वेदव्यास ने। और जो रामायण है वो किसने लिखी है, महर्षि वाल्मीकि ने। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से एक नहीं है। देखो सिरसा में भी है, रेवाड़ी में भी है और सोनीपत में भी है। अम्बाड़ा जो है वो कपास का उत्पादक नहीं है। अम्बाड़ा क्या है, साइंस सिटी है। नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद, ये मैंने पिछले वीडियोज में भी आपको बता रखा है। हरियाणा, बिहार, पंजाब का आपने चेक करना है और कमेंट करना है। नेक्स्ट है ओट्टू बांध। ओट्टू बांध कहाँ है, घग्गर नदी पे। और साहिबी नदी के ऊपर कौन सा है, साहिबी नदी के ऊपर है मसानी बांध, ठीक है। मसानी रेवाड़ी के अंदर है ये, साहिबी नदी पर। उसके बाद टांगरी, ये अम्बाला के अंदर है। यमुना नदी ये भी इधर है, ठीक है। ये यमुनानगर, करनाल क्षेत्र, इधर पानीपत, सोनीपत इनसे होके जाती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश को अलग करती है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में है यमुना नदी। नेक्स्ट हरियाणा में महिलाओं द्वारा गुजली गहना शरीर के किस भाग में पहना जाता है, तो ये कान पर पहना जाता है, ये आपने याद रखना है। इस वीडियो में हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा सेट 4 था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम ग्रुप डी के जो 4 सेट है वो हमने 2022 के कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम जो सीईटी के पिछले 2022-23 में एग्ज़ाम हुआ था वो क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करेंगे। और जो अब की बार सीईटी मेंस हुआ है जुलाई के अंदर, उसके 4 शिफ्ट थी जो, उनको हम सॉल्यूशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और ऐसे ही देखते रहिए आगे तक। धन्यवाद।